हेलो हेलो हेलो, आई अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। और अगर किसी ने हमें अभी इस सीरीज में ज्वाइन किया तो मैं बता दूं कि मैं हूं याशिका मित्तल, स्कोर्ड 705 मार्क्स इन नीट 2024। ठीक है, तो हमारी सीरीज चल रही है पीवाईक्यू सॉल्विंग सीरीज। एक चैप्टर हमने खत्म किया है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एंड आवर नेक्स्ट चैप्टर इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, this is our first question from NEET 2000. In which stage of cell cycle DNA replication occurs? तो हम पहले स्पीड को थोड़ा ग्रेजुअली लेके चलेंगे और फिर ग्रेजुअली हम इसको इंक्रीज करेंगे। ठीक है, पहले स्लो थोड़ा सा लेके चलते हैं। तो सेल साइकिल के बारे में अगर हम समझें, पहली बात, सेल साइकिल हमने जो पढ़ी वो यूकैरियोटिक्स के लिए पढ़ी है। ठीक है, यूकैरियोट्स के लिए पढ़ी है। दूसरी बात, हमने सेल साइकिल के फेजेस पढ़े। G1, S, G2 एंड M। ठीक है, और S फेज इज सिंथेटिक फेज, और सिंथेटिक फेज में होता है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। सो आंसर नंबर सेकंड, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर होगा। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज विच इज ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन फ्रॉम नीट 2000। स्पिंडल फाइबर्स यूनाइट विद विच स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम? स्पिंडल फाइबर्स कब आते हैं? एम फेज के मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलाइन होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे। ठीक है, और यहां पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के ऊपर एक और स्ट्रक्चर है, दिस इज सेंट्रोमियर, एंड सेंट्रोमियर के ऊपर जो ये स्ट्रक्चर है दिस इज काइनेटोकोर। तो स्पिंडल फाइबर्स मेटाफेज में अटैच होता है काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2002, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉयड फ्रॉम पोलन ग्रेन इन टिश्यू कल्चर मीडियम? तो अगर जो इस सीरीज में हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा होगा कि जब हमने सेल के पीवाईक्यू किए थे तब मैंने आपको एक चीज समझाई थी, सेल्यूलर टोटिपोटेंसी, जहां पे पोटेंसी का मीन्स होता है पोटेंशियल, राइट, यानी कि कैपेसिटी। यानी कि एक सेल में अगर कोई कैपेसिटी है, एक सेल में उतनी कैपेसिटी होना कि वो ऑर्गेनिज्म को पूरा बना दे, तो उसे बोलते हैं सेल्युलर टोटिपोटेंसी। तो यहां भी बोला है कि एक पॉलन ग्रेन से पूरा एम्ब्रॉयड कैसे बन जाता है, तो इसका रीजन है सेल्युलर टोटिपोटेंसी, क्योंकि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी, इतनी पोटेंशियल होता है कि ये एम्ब्रॉयड बना सके, राइट। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नीट 2002। इफ अ डिप्लॉयड सेल इज ट्रीटेड विद कॉल्चिसिन देन इट वुड बिकम। ठीक है, तो कॉल्चिसिन का कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले कि कॉल्चिसिन क्या करता है। कॉल्चिसिन को बोलते हैं पॉइजन। ठीक है, ये पॉइजन होता है और ये क्या करता है, प्लॉइडी को डबल कर देता है, फिर क्वाड्रपल कर देगा, एंड सो ऑन, राइट। तो अगर मैं किसी डिप्लॉयड सेल के ऊपर
कॉल्चिसिन डालूंगी तो कॉल्चिसिन से क्या होगा, ये 2n है और 2n से ये बन जाएगा 4n विच इज टेट्राप्लॉइड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। मोनोप्लाइड नहीं हो सकता क्योंकि 2n से n नहीं जाएगा। डिप्लॉइड यानी कि कोई चेंज ना होना, तो ऐसा नहीं हो सकता, कॉल्चिसिन का काम ही होता है प्लॉइडी को बढ़ाना। ट्रिप्लॉइड नहीं हो सकता क्योंकि 2n से 3n नहीं हो सकता। एक सेट जो होगा वो उसको रेप्लिकेट नहीं करेगा, पूरा सेट को रेप्लिकेट यानी कि डुप्लीकेट कर देता है, तो इसीलिए 3n भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नीट 2002 बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस इन अ लैबोरेटरी इज। तो माइटोसिस की स्टडी अगर हमें करनी है तो किसमें कर सकते हैं हम, एंथर नहीं, इसमें तो मियोसिस होती है, राइट, इट मस्ट बी रूट टिप। ठीक है, रूट टिप 2n है, ठीक है, इसके अंदर माइटोसिस होएगी। और ऑप्शन देखते हैं, लीफ की टिप अगेन माइटोसिस होएगी। ओवरी में मियोसिस होएगी। तो ऑप्शन इसको काट देते हैं और इसको काट देते हैं। अब हमें देखना है कि रूट टिप और लीफ टिप में से किसको लेना है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि रूट टिप की जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं फास्टर देन लीफ टिप। ये यहाँ पे आपके लिए एक, इस क्वेश्चन को करने के लिए प्री रिक्विसाइट नॉलेज है। ठीक है, कि जो रूट टिप होती है, रूट टिप का जो सेल होता है वो लीफ टिप से ज्यादा डिवाइड करता है। इससे फायदा क्या होगा कि जो हमारी रूट होगी उसके जो सेल्स हैं वो बहुत सारी स्टेजेस में मिलेंगे हमें। ठीक है, इससे फायदा ये होगा कि डिफरेंट स्टेजेस विल बी फाउंड। अगेन इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि जैसे सेल साइकिल आपको पता होगा कि G1 है, S है, G2 है और M फेज में प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज है। तो जितने ज्यादा सेल्स डिवाइड कर रहे होंगे जिस जगह पे, तो पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा है कि हमें ये सारी स्टेजेस देखने को मिलेंगी। और जितनी ज्यादा हमारे पास सैंपल होंगे, जितनी ज्यादा स्टेजेस हम देख सकते हैं, उतनी अच्छी स्टडी हम कर सकते हैं। दैट इज वाई रूट टिप इज मोर प्रेफर्ड ओवर लीफ टिप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप प्लीज इसे अपने नोट्स में या फिर एनसीईआरटी में नोट कर लीजिए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नीट 2002 माइटोटिक स्पिंडल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच प्रोटीन। कल हमने एक चीज, कल नहीं, हमने पिछले सेशन में, जो हमारा सेल का सेशन था, उसमें हमने एक चीज देखी थी कि सेंट्रियोल इज द बेसिस। किसका बेसिस है वो, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन का। ठीक है, स्पिंडल फाइबर का जो बेसिस है वो सेंट्रियोल है। और सेंट्रियोल किससे बना हुआ होता है, ये हमने क्वेश्चन में देखा था, वो बना होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए आंसर फाइंड आउट करना कि ट्यूब्यूलिन से बना हुआ है हमारा स्पिंडल फाइबर। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन यहां से बने हुए होते हैं हमारे। एक्टिन से आई बैंड मसल का, और मायोसिन से ए बैंड। ठीक है, और मायोग्लोबिन किस में होता है, मायोग्लोबिन होता है हमारी मसल्स में। ठीक है, प्रेजेंट इन आर मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नीट 2004 विच ऑफ द फॉलोइंग
precedes reformation of the nuclear envelope during M phase of the cell cycle। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि M phase के दौरान जब न्यूक्लियर एनवेलप की रीफॉर्मेशन होगी उससे पहले क्या होगा। प्रीसीड्स यानी कि उससे पहले क्या होगा, किससे पहले बोला है, रीफॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग एम फेज। तो एम फेज में जब हमारी न्यूक्लियर एनवेलप वापस बनेगी, ठीक है, रीफॉर्मेशन जब वापस बनेगी तो उससे पहले क्या होगा। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। डीकंडेंसेशन फ्रॉम क्रोमोसोम्स, ये बात सही है कि क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास, ठीक है, एनाफेज तक क्रोमोसोम्स होते हैं। एंड देन जब टीलोफेज में रीफॉर्मेशन होगा न्यूक्लियर एनवेलप का, उस टाइम पे जो क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस होके वापस से डीएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी इसके लिए लाइन लिखती है कि लूज देयर आइडेंटिफिकेशन, राइट, एंड रीअसेंबली ऑफ द न्यूक्लियर लमाइना, न्यूक्लियर लमाइना वापस से बन जाएगा। ये बात बिल्कुल सही बोली है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम क्रोमोसोम, नहीं, ट्रांसक्रिप्शन जैसा कुछ नहीं होता है सेल साइकिल के दौरान, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, गलत, अगेन गलत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा कि डीकंडेंसेशन फ्रॉम क्रोमोसोम एंड रीअसेंबली ऑफ द न्यूक्लियर लमाइना। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नीट 2004 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इफ यू आर प्रोवाइडेड विद रूट टिप्स, तो पहले लिख लेते हैं रूट टिप्स क्या होती है, 2n होती है, डिप्लॉयड होती है, ठीक है। जो आपको इंफॉर्मेशन पता है उसको साथ साथ लिखते चलिए। ऑफ अनियन इन योर क्लास एंड आस्क्ड टू काउंट द क्रोमोसोम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस यू कैन मोस्ट कन्वीनियंटली लुक इनटू, ठीक है। तो प्रोफेज में क्या होता है, यहां लिख लेते हैं। प्रोफेज में क्या होता है, डीएनए कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, डीएनए कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। मेटाफेज में क्या होता है, डीएनए कंप्लीटली कंडेंस हो जाते हैं, किसमें, क्रोमोसोम में। टीलोफेज में क्रोमोसोम जो होते हैं वो आइडेंटिफिकेशन लूज करते हैं और अगेन डीएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में जो डीएनए जो क्रोमोसोम्स हैं वो मूव टुवर्ड्स पोल। ये बात समझ में आई। तो कौन सी स्टेज है जहां पे हम सबसे ज्यादा अच्छे से हम क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि उनको काउंट कर सकते हैं, तो वो हो गया मेटाफेज, क्योंकि मेटाफेज में क्रोमोसोम कंप्लीटली बन जाते हैं, डीएनए कंप्लीटली कंडेंस हो जाता है, इसीलिए सबसे अच्छी स्टेज या सबसे मोस्ट कन्वीनियंट स्टेज है मेटाफेज। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम नीट 2004। इन द सोमैटिक सेल साइकिल, ठीक है, सोमैटिक सेल साइकिल जो नॉर्मल सेल साइकिल होती है जिसमें माइटोसिस होता है, ठीक है, माइटोसिस के बारे में पूछ रहे हैं। G1 फेज डीएनए कंटेंट इज डबल्ड, गलत। G1 में डीएनए कंटेंट डबल नहीं होता, डीएनए कंटेंट कब डबल होता है, एस फेज में, ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक फेज, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज, बिल्कुल सही बात है। कैल्शियम शॉर्ट इंटरफेज इज फॉलोड बाय, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इंटरफेज तो इन्होंने बोला कि शॉर्ट इंटरफेज, नहीं, इंटरफेज तो लॉन्गेस्ट होता है जो 95% ऑफ टाइम ले लेता है, ठीक है, सेल साइकिल का। G2 फेज फॉलोज माइटोटिक फेज,
ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम नीट 2005। एट व्हाट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज इन यूकैरियोटिक सेल? ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन्स का क्या काम है? अगेन हमने ये बात हमारे सेल चैप्टर का जब हमने रिवीजन किया था, पीवाईक्यू सॉल्व किया था, तब हमने देखा था कि हिस्टोन प्रोटीन्स काम आते हैं डीएनए को रैप करने के लिए, ठीक है। और डीएनए को रैप करना कब होगा? तो जब हम डीएनए को डबल करेंगे, उसी टाइम हमें हिस्टोन को भी डबल करना पड़ेगा, क्योंकि तब है हमें हिस्टोन की जरूरत, उससे पहले हमें हिस्टोन की जरूरत नहीं है। तो ड्यूरिंग G2 फेज ऑफ द प्रोफेज, प्रोफेज की तो G2 फेज ही नहीं होती है, ठीक है। प्रोफेज तो खुद M फेज के अंदर आता है। ड्यूरिंग S फेज सही बात है, ड्यूरिंग एंटायर प्रोफेज नो, ड्यूरिंग टीलोफेज नहीं, M फेज में तो होगा ही नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा कि S फेज के दौरान हिस्टोन्स प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 2009। Given below is a schematic breakup of the phases, stages of cell cycle. Which of the following is the correct indication of the stage phase in the cell cycle? ठीक है, तो माइटोसिस पहले बोला है, माइटोसिस के बाद कौन सी फेज चल रही होगी? ये वाली फेज, इसका क्या नाम होगा? G1। ये होगी हमारी S फेज, हियर दिस इज G2 एंड ये कंप्लीटली है M फेज। M फेज के पार्टीशन देखते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टीलोफेज, राइट। ये होता है कैरियोकाइनेसिस सबको मिला के। और C जो दिखा रखा है वो होगा हमारा साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और दो कंप्लीट न्यू सेल्स हमारे पास बन जाएंगी, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, C बोला है कैरियोकाइनेसिस, गलत। A बोला है साइटोकाइनेसिस, गलत, ठीक है। D बोला है सिंथेटिक फेज, बिल्कुल सही बात है, सिंथेटिक फेज। S फेज को कंप्लीटली, S की जो फुल फॉर्म है वो है सिंथेटिक, एंड B एनाफेज जो है यहाँ पे मेटाफेज लिखा होता है, ये भी गलत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम नीट 2009। साइनेप्सिस अकर्स बिटवीन, ग्रेट। तो साइनेप्सिस कब होगा? पहले साइनेप्सिस देख लेते हैं। ये दो क्रोमोसोम हैं, जब ये दोनों पास आएंगे साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होगा इनका कि एक एक्स स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। इन दोनों में जो अच्छी बात है वो इस तरह से होती है कि लेट मी शो यू, साइनेप्सिस कुछ इस तरह से होता है कि आपको लगेगा कि एक एक्स स्ट्रक्चर इस तरह से बना है, पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों स्ट्रक्चर जुड़े हुए नहीं होते हैं, ठीक है। ये दोनों क्रोमोसोम की जो आर्म्स हैं क्रोमेटिड की, ये दोनों जुड़ी हुई नहीं होती हैं, अलग होती हैं, ठीक है। तो ये कब बनता है, किसके बीच में बनता है? टू होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नीट 2010। Which stages of the cell division of the following figures A and B represent respectively? तो ये है A
एंड दिस इज बी फिगर। ये तो साफ साफ दिख रहा है प्रोफेज है, क्योंकि अभी कंडेंसेशन शुरू होगा, ठीक है, और जो स्पिंडल्स हैं वो मूव करने की कोशिश कर रहे हैं पोल्स के टुवर्ड, ठीक है, ये इधर एक अपोजिट डायरेक्शंस में, तो ये हो जाएगा प्रोफेज। तो ऑप्शन मैच करते हैं बी प्रोफेज, ठीक है, एंड ए इज लेट एनाफेज। लेट एनाफेज में क्या हो रहा है, आपको डायग्राम शायद क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे ये क्रोमोसोम है जो सेपरेट होके मूव कर रहे हैं अपोजिट पोल्स की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया लेट प्रोफेज एंड दिस इज लेट एनाफेज एंड दिस इज प्रोफेज। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नीट 2010। ड्यूरिंग माइटोसिस ईयर एंड न्यूक्लियोलस बिगन्स टू डिसअपीयर एट। तो ये बात लिखी हुई है एनसीईआरटी ने। देखिए ईयर और न्यूक्लियोलस कब डिसअपीयर हो रहे हैं, पहली बात तो प्रोफेज में हो रहे हैं, ठीक है, ये बात सबको पता है, बट द क्वेश्चन इज कि अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। तो ये बात एनसीईआरटी ने लिख के दी है कि लेट प्रोफेज में न्यूक्लियोलस और ईआर जो है वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेट प्रोफेज, ठीक है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पे लेट या फिर अर्ली, तो ये हो जाएगा, इसको स्टार मार्क करते हैं और इसको आप एनसीईआरटी में मार्क कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, नीट 2011। सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस की बात कर रहे हैं तो एक एक करके स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे क्योंकि हमें कौन सा देखना है, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्रोमेटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल इन एनाफेज, ये बात गलत हो गई है, क्योंकि एनाफेज में क्या होता है, एनसीईआरटी हमें बताती है कि एनाफेज में होता है कि क्रोमेटिड सेपरेट होती हैं एंड जो सेंट्रोमियर है वो आगे बढ़ रहा होता है अपोजिट पोल की तरफ, और द क्रोमेटिड्स की आर्म्स जो है वो ट्रेलिंग बिहाइंड, ठीक है। क्या वर्ड यूज किया एनसीईआरटी ने, ट्रेलिंग बिहाइंड। तो वो सेंटर में तो नहीं रहती हैं, ठीक है, मूव करती हैं। नेक्स्ट इज क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल इन टेलोफेज, ये आएगा एनाफेज में, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, ठीक है। इस स्टेटमेंट को देखते हैं, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। क्रोमोसोम्स मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेट इन द मेटाफेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, और सबको पता होती है ये लाइन, राइट, कि मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं सारे क्रोमोसोम, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और प्रोफेज के एंड तक ये सस्टेन नहीं करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, डिसअपीयर हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नीट 2011। एट मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर बाय देयर, ठीक है। तो आई थिंक सो फर्स्ट या फिर सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि सेंट्रोमियर के ऊपर एक और स्ट्रक्चर है डिस्क लाइक, ठीक है, हाफ डिस्क लाइक, जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर, और जिससे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, ठीक है, जिससे स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं, वो होते हैं काइनेटोकोर। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाली जो स्टेटमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्पिंडल फाइबर्स किससे अटैच होते हैं, तो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें सेंट्रोमियर आंसर कर देते हैं, बट वो गलत है। एनसीईआरटी का साफ साफ स्टेटमेंट है कि काइनेटोकोर से अटैच होते हैं हमारे स्पिंडल फाइबर्स। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, नीट 2012। Given below is the representation of a certain event at a particular stage
ऑफ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, विच इज दिस स्टेट। ठीक है, तो ये समझते हैं। यहां पे ये बना सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और ये हुआ है क्रॉसिंग ओवर। किस स्टेज में होती है क्रॉसिंग ओवर? पैकाइटिन एंड क्रॉसिंग ओवर की सबसे अच्छी बात है कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मियोसिस का, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मियोसिस, क्योंकि माइटोसिस में नहीं होता है। ठीक है, तो प्रोफेज ऑफ माइटोसिस गलत, बोथ प्रोफेज एंड मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस तो आएगा ही नहीं, मियोसिस एंड प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 के पैकाइटिन में, पैकाइटिन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, NEET 2012, during gamete formation the enzyme recombinase participates in, recombinase enzyme participate करता है पैकाइटिन स्टेज में, जो कि है प्रोफेज 1 की एक सब स्टेज। ठीक है, और इसमें क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन यानी कि क्रॉसिंग ओवर होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपस में गेट्स एक्सचेंज्ड। ठीक है, तो प्रोफेज 1 एंड द मोर एक्यूरेट आंसर विल बी पैकाइटिन, ऑप्शन नंबर 3rd। Next question, question number 19, NEET 2012, identify the meiotic stage in which the homologous chromosome, पहली बात meiosis की बात की है, ये चीज नोट करते हैं। दूसरी बात homologous chromosome की बात की है, और homologous chromosome के सेपरेट होने की बात की है, जबकि sister chromatids remains associated। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट डायरेक्ट समझाती हूँ। क्या कॉन्सेप्ट है? एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2। एनाफेज 1 में क्या हो रहा है? लेट से ये हैं हमारे क्रोमोसोम, ठीक है, और साथ में हम इनके होमोलोगस क्रोमोसोम्स को ड्रॉ कर दें। ये है एनाफेज 1 का सिनेरियो, जिसमें क्या होता है कि ये दोनों सेपरेट होते हैं। एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक पोल की तरफ चला जाएगा, ठीक है, और दूसरा पेयर चला जाएगा अपोजिट साइड। तो इसके बाद सिनेरियो कुछ इस तरह से होगा कि यहां पे ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे और यहां पे इस तरह से ऐसे अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब एनाफेज सेकंड देखते हैं। एनाफेज सेकंड में क्या हो रहा है? एनाफेज सेकंड में होता है इट इज सिमिलर टू एनाफेज, इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा है मैंने, ठीक है, एनाफेज ऑफ माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस में एक ही एनाफेज होती है। देयर इज नो एनाफेज 1 और एनाफेज 2 इन माइटोसिस। ठीक है, एनाफेज 2 में होता है कि आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, सेंट्रोमियर गेट्स डिवाइडेड एंड क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। ठीक है, तो उसके बाद सिनेरियो कुछ इस तरह से होगा। इस तरह से सिनेरियो होता है। ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, और नीट के लिए अगर आप नीट के पीवाईक्यूज अभी हम सॉल्व करते रहेंगे तो आप देखिएगा कि ये वाला जो फॉर्मूला, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बार यूज होने वाला है। सो होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट करना है, तो एनाफेज फर्स्ट विल बी आवर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम नीट 2013, ठीक है। अ स्टेज इन सेल डिवीजन इज शोन, ठीक है, सेल डिवीजन की एक स्टेज शो की है। इन द फिगर सेलेक्ट द आंसर विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेज विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, पढ़ लेते हैं। टीलोफेज, टीलोफेज दिख रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं, साइटोकाइनेसिस तो नहीं हो रहा, टीलोफेज है ये, टीलोफेज का डायग्राम है एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। नोट पॉइंट, आपको सारे के सारे डायग्राम्स हर एक स्टेज के, ठीक है, शुड बी ऑन फिंगर टिप्स। ये नोट पॉइंट समझ लीजिए या फिर आपके लिए एक एडवाइस समझ लीजिए। अगर इस चैप्टर में आपको मास्टरी करनी है तो सारे डायग्राम्स स्टेजेस के जो दे रखे हैं एनसीईआरटी में, उनको आपको अच्छे से देखना होगा, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सो लेट क्रोमोसोम ये भी नहीं होगा, ठीक है। टीलोफेज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस नॉट रिफॉर्म्ड येट, एंड न्यूक्लियस रिफॉर्म, न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म, ठीक है। तो इसके बारे में हम नहीं बता सकते, बट हाँ हमें यहां दिख रहा है कि न्यूक्लियस की जो एनवेलप है वो रिफॉर्म हो चुकी है। हियर दिस इज अवर न्यूक्लियर एनवेलप, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 नीट 2013, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, सिंपल है, बाइवेलेंट, बाइवेलेंट टेट्राड बनता है ऐसे। इनको बोलते हैं बाइवेलेंट टेट्राड। आप लोगों को एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर मैं दूं तो टेट्राड ये जो है ये हम देखते हैं नंबर ऑफ क्रोमेटिड से। ये कॉन्सेप्ट जितने लोगों को नहीं पता प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए कहीं पे, ठीक है। और बाइवेलेंट हम देखते हैं नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, दिस वैलेंट इज फ्रॉम सेंट्रोमियर कि कितने सेंट्रोमियर हैं, एंड दिस एड कि डायाड है या टेट्राड है, ठीक है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे बनाती हूं ये, सो इट वुड बी बाइवेलेंट बिकॉज दो सेंट्रोमियर्स हैं, ठीक है, एंड डायाड, तो इट वुड बी बाइवेलेंट डायाड। बाइवेलेंट डायाड, ठीक है, क्योंकि ये जो हम देखते हैं ये किससे देखते हैं, नंबर ऑफ क्रोमेटिड। ओके, तो आंसर विल बी बाइवेलेंट, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 नीट 2013, अ स्टेज ऑफ माइटोसिस इज शोन इन द गिवन डायग्राम, ठीक है, विच स्टेज इज इट एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक। साफ साफ दिख रहा है, इक्वेटोरियल प्लेट पे सारे क्रोमोसोम अलाइन हो रखे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये मेटाफेज है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आई थिंक सो। और दूसरा, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर स्प्लिट, क्रोमेटिड सेपरेट, नहीं सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ है दिख रहा है, और क्रोमेटिड सेपरेट अभी नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड। हाँ, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए तो दो सिस्टर क्रोमेटिड कुछ इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है ना, कुछ इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। तो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हमें दिख रही है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नीट 2000 sorry question number 23 from NEET 2013, during the metaphase stage spindle fibers attached to chromosome at, again फिर से वही क्वेश्चन, काइनेटोकोर से अटैच होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन ये वाला हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है।
अब क्वेश्चन नंबर 24 फ्रॉम नीट 2013, ठीक है, ड्यूरिंग मेयोसिस फर्स्ट, ठीक है। अब मेयोसिस से क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन है। द क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग एट, क्रोमोसोम की पेयरिंग कब स्टार्ट होती है? तो हम पहले देख लेते हैं, पहला होता है लैक्टोटीन, देन जाइगोटीन, फिर पैकेटीन, देन डिप्लोटीन एंड द लास्ट वन इज डाइकाइनेसिस। तो लैक्टोटीन में स्टार्ट होती है पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर 4 will be our answer. Moving forward, question number 25, NEET 2014. The enzyme recombinase is required at which stage? पैकाइटिन किस में हेल्प करता है? क्रॉसिंग ओवर में, ठीक है। ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है कि उसके ऑप्शन के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, नीट 2014, एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। एस फेज क्या होता है? एस फेज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एस फेज पहली बार सिंथेटिक फेज, ठीक है। सेल का डीएनए अमाउंट डबल हो जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। और क्या होता है? हिस्टोन डबल हो जाते हैं, ठीक है। एक और चीज होती है, वो आप मुझे बताएंगे कि एस फेज में एक और चीज क्या होती है, एनसीईआरटी ने लिख के दिया। द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल, सही बात है। अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम, नो। क्रोमोसोम के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, नहीं, ये रहते हैं रिमेन सेम। अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस्ड, गलत बात। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, नीट 2015, अ सोमैटिक सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज, ठीक है, ऑफ इट्स सेल साइकिल एज कंपेयर टू गैमेट ऑफ द सेम स्पीशीज हैज। बहुत ही अच्छा और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको बहुत आराम से समझेंगे। सोमैटिक सेल है, माइटोसिस हो रही होगी, ठीक है। एस फेज जस्ट कंप्लीट की है, तो लेट से 10 पिकोग्राम का डीएनए है G1 में, ठीक है। हम ऐसे समझेंगे इसे। G1 में 10 पिकोग्राम का डीएनए है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको डायग्राम से समझाने लगूंगी, बहुत बच्चे डायग्राम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि समझ नहीं आता कितने क्रोमेटिड है, क्या काउंट करना है डीएनए के लिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल मैं तरीके से लेके जाती हूँ आपको। तो इसके बाद आएगी एस फेज। G1 फेज में 10 है, एस फेज में क्या होगा? पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया डीएनए का अमाउंट डबल होगा, तो ये हो जाएगा 20 पिकोग्राम, ठीक है। अब गैमेट की बात की है, तो गैमेट में होती है मेयोसिस, और मेयोसिस में क्या होता है? डीएनए का अमाउंट जो है वो हाफ होता है एज कंपेयर टू सोमैटिक सेल के, हाफ ऑफ सोमैटिक सेल। तो यानी कि यहां पे कितना होगा? हाफ ऑफ 10 पिकोग्राम विच इज 5 पिकोग्राम। नाउ आपको कंपेयर क्या क्या करना है? एस फेज का डीएनए अमाउंट और गैमेट के एस फेज का गैमेट के डीएनए का अमाउंट, ठीक है। तो वो हो जाएगा 5 पिकोग्राम, ये हो जाएगा 20 पिकोग्राम। सो इट मीन्स 4 टाइम्स द नंबर, ठीक है। हमने डीएनए समझ लिया ना, तो ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोला है, इट्स ओके इट्स ओके, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोला है, कोई बात नहीं। डीएनए समझ में आया, लिख देती हूं मैं आप लोगों के लिए। डीएनए का हमने क्या क्या लिया एग्जांपल, कोई बात नहीं, मेरे को लगा डीएनए पूछा है इस क्वेश्चन में, डीएनए का भी समझ लेंगे, क्रोमोसोम का भी समझ लेंगे,
ठीक है, 10 पिकोग्राम डीएनए था हमारे पास G1 में, तो S में हो जाएगा 20 पिकोग्राम। तो ये 4 टाइम्स अमाउंट ऑफ डीएनए हो जाएगा, 4 टाइम्स। अब क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो लेट से G1 में 2n क्रोमोसोम थे, तो S फेज में अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा कि S फेज में क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं, ठीक है, तो सेम रहते हैं, तो S फेज में कितने रहेंगे 2n, कोई चेंज नहीं आएगा। और मेयोसिस में क्या होगा, मेयोसिस में जो गैमेट है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, हाफ ऑफ सोमेटिक सेल, हाफ ऑफ सोमेटिक सेल, तो वो हो जाएंगे हमारे पास n। अब इन दोनों को कंपेयर करो तो क्या होगा कि S फेज में डबल होंगे, तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए का अमाउंट भी पूछा है और क्रोमोसोम भी पूछा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाँ, और 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए, ये बिल्कुल सही बात है। 4 टाइम्स ये गलत, ये उल्टा लिखा है यहाँ पे, ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। अभी तक का अकॉर्डिंग टू मी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप एग्जाम्पल से करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसके डायग्राम्स बनाने बैठ जाएंगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी सारी चीजें, और फिर आपका आंसर नहीं निकलेगा, आंसर निकल जाएगा पर टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, तो एग्जाम्पल से करना बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, नीट 2015, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मेयोसिस इन अ करेक्ट सीक्वेंस। बहुत सिंपल तरीका बताते हैं, चलो ठीक है। Terminalization of chiasmata is the last event which occurred in meiosis, or I would say prophase first में, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर उससे पहले की स्टेज में होता है, सिनेप्सिस से पहले होता है, और डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। एनसीईआरटी में देखिए, Here is a catch in this question कि न्यूक्लियोलस का जो डिसअपीयरेंस है इट अकर्ड आफ्टर टर्मलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा, ठीक है। तो D शुड बी ऑन द लास्ट, और उससे पहले होगा C, ठीक है। सिनेप्सिस एंड देन क्रॉसिंग ओवर, पहले सिनेप्सिस होता है फिर क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर आंसर। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, आपको इसमें पता होना चाहिए। गलती क्या करोगे, टर्मिनाइजेशन ऑफ कायस्मेटा को लास्ट इवेंट समझ के ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर दोगे, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 29, नीट 2016, स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू, फिर से वही क्वेश्चन। मुझे लगता है कि मतलब नीट को इस क्वेश्चन से कुछ ज्यादा ही, जैसे सेल वाले चैप्टर में हमने क्या देखा, बार बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्वेश्चन बार बार थी, ठीक है, मूवमेंट को लेके या डिस्कवरी को लेके। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बहुत बार है, काइनेटोकोर काइनेटोसोम, ध्यान देना है, यहाँ पे काइनेटोसोम लिखा हुआ है, गलत है, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, नीट 2016, in meiosis क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, देख लिया हमने पहले भी कि क्रॉसिंग ओवर होता है पैकाइटिन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। इसमें हमने क्या देखा कि पहले कुछ साल पहले नीट ने क्या पूछा, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेज एंजाइम कब यूज हो रहा है, तो उसने ऑप्शन क्या दिया, प्रोफेज फर्स्ट। तब मैंने आपको बताया कि एक्यूरेट आंसर क्या होगा, पैकाइटिन। इस बार क्या किया, प्रोफेज फर्स्ट की सारी सब स्टेजेस दे दी, ठीक है। तो आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 31, नीट 2016, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन,
इस चैप्टर का सबसे अच्छा, सबसे इजी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डीएनए सिंथेसिस कब होता है? एस फेज में। क्वेश्चन नंबर 32 नीट 2016, मैच द स्टेजेस ऑफ मेयोसिस इन कॉलम 1, ठीक है, टू देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एकाइटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर, ये सबसे इजी है मैच करने के लिए, ठीक है। ए का थर्ड, एक ही ऑप्शन में आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द आंसर। मेटाफेज 1 में क्या हो रहा है फिर? क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट। डाइकाइनेसिस में क्या हो रहा है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा। एंड जाइगोटिन में क्या होता है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इजी। आपको कभी भी मैचिंग पूरी सॉल्व नहीं करनी होती। मैचिंग में सबसे पहले एक ऑप्शन को मैच कीजिए, ठीक है। ए मैच होते ही आपको देखना है कि और कितने ऑप्शंस में है। आई वुड से कि अगर जैसे यहाँ पे थर्ड एक और दे रखा है, ठीक है, या यहाँ पे इसके थर्ड दे रखा है, तो आप देखेंगे कि दो ऑप्शन में थर्ड है, तो फॉरवर्ड आगे मूव कीजिए कि बी में या तो यहाँ या तो यहाँ, एक में डिफरेंस है। सो बस अब इसको चेक कीजिए, बाकी किसी को चेक मत कीजिए, क्योंकि आपको नीट के पेपर में टाइम बचाना आना चाहिए, और बायो ऐसा है जिसमें हम टाइम सबसे ज्यादा बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नीट 2017, which of the following options gives the correct sequence of events during mitosis? माइटोसिस में करेक्ट इवेंट बताने, ठीक है। इसको हमें ऐसे नहीं सोचना है कि माइटोसिस में क्या क्या होता है वो सोचने लग जाएंगे हम, नहीं। इसको हमें ऐसे सोचना है कि क्या क्या दे रखा है, एक एक चीजें मैच करते चलेंगे। सबसे पहले कंडेंसेशन, ठीक है, फिर क्या हो रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली, यहां पे क्रॉसिंग ओवर। माइटोसिस में कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ एट इक्वेटर, नहीं, अरेंजमेंट एट इक्वेटर पहले दे दिया, ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया। कंडेंसेशन के बाद होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसेंबली, यहां पे अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली, दो ऑप्शन कर दे। अब आगे चलते हैं, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, और यहां पे दिया है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर फिर गलत। माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा आंसर। कंडेंसेशन किस में होता है? प्रोफेज, अगेन प्रोफेज और डिसेंबली कंप्लीट हो जाती है मेटाफेज तक, फिर अरेंजमेंट होता है मेटाफेज में, सेंट्रोमियर डिवीजन एनाफेज, एंड सेग्रीगेशन देन टीलोफेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 नीट 2018, द स्टेजेस ड्यूरिंग विच द सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम किसमें स्टार्ट होती है? डिप्लोटीन, ठीक है, डिप्लोटीन में स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 नीट 2019, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन। टेस्ट में अगर आप टेस्ट देते हैं तो आपने टेस्ट में भी बहुत बार देखा होगा कि इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, और सबसे सिंपल क्वेश्चन है। सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले जब हमने सेल साइकिल देखा, उसमें सबसे पहले हमने सीक्वेंस देखा। सीक्वेंस है G1 देन S, G2 एंड देन M, M को सबसे कम, ठीक है, ये डिवीजन है। अब देखो M जैसे यहां पे दे रखा है ऑप्शन G1 S G2 M, ठीक है, हमें मिल गया कि ये हमारा आंसर है। लेकिन मैं आपको एक और नॉलेज अगर दूं, इस क्वेश्चन को कैसे दे सकता है? अगर ये ऑप्शन में दे दूं S देन G2 देन M देन G1, तो आप ऐसा करोगे क्या कि क्या बोलते हैं, और फिर मैं ऑप्शन दे दूं बोथ 4 एंड 5, है ना। अब आंसर क्या होगा? अब आंसर होगा ये। तो हमें सिर्फ इसको नहीं ढूंढना कि G1 S G2 M मिल जाए, हमें सीक्वेंस देखना है। सीक्वेंस हम साइकिल का कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, तो इसीलिए अलर्टनेस बहुत ज्यादा जरूरी है आपको क्वेश्चन को करते समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नीट 2019, सेल्स इन जीनोड फेज, ठीक है। सेल्स इन जीनोड फेज एनसीईआरटी लिखती है कि एग्जिट कर जाती है, बट जब इसने यहां पे सस्पेंड दे दिया, तो यहां पे एक कैच है कि जो एनसीईआरटी का डायग्राम है और जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, अकॉर्डिंग टू दैट
अगर हम यहाँ पे G1 की बात करते हैं तो यहाँ पे उसने इस तरह से G नोट को शो किया है। और एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है कि सेल अगर G नोट में है तो वो वापस आ सकता है। वापस जब किसी साइकिल से हम बाहर चले जाते हैं तब नहीं आ सकते, जब हम सस्पेंड हैं तब हम उसमें वापस आ सकते हैं। ऑल्दो मैं यही बोलूंगी कि अगर सिर्फ ये वाला ऑप्शन दे रखा है तो देयर इज नो चॉइस कि हम इसी को सिलेक्ट करेंगे, पर अगर सस्पेंड ऑप्शन में दिया हुआ है तो हमें सस्पेंड को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो गेट सस्पेंडेड, जैसे हम बोलते हैं कि एन ऑफिसर गेट्स सस्पेंडेड, उसका मतलब है कि वो अपनी ड्यूटी पे वापस आएगा। तो यानी कि अगर कोई सेल G नोट में चली जाती है तो वो सेल साइकिल में वापस आ सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, नीट 2019, आफ्टर मियोसिस फर्स्ट द रिजल्टेंट डॉटर सेल्स हैव। ठीक है, अब देख लेते हैं। मियोसिस फर्स्ट एक चीज हो गई, मियोसिस सेकंड अनदर चीज। मियोसिस सेकंड इज सिमिलर टू माइटोसिस। ठीक है, अब माइटोसिस के बाद क्या हो रहा है? डीएनए और क्रोमोसोम। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस वो प्रोसेस होता है जब डॉटर सेल के अंदर जो अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। ठीक है, रिमेन सेम विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट सेल। तो जो क्रोमोसोम के नंबर है वो सेम रहते हैं और जो डीएनए है वो होगा हाफ। अब यहां पे क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट में जो डीएनए हाफ होने की बात है वो मैंने मियोसिस सेकंड के लिए लिखी है, माइटोसिस के लिए नहीं लिखी है, क्योंकि माइटोसिस में लेट्स से कि हमारे पास 2n, ठीक है, डीएनए का अमाउंट है 2n G1 में, फिर वो S फेज में हो जाएगा 4n और सेपरेशन के बाद वो वापस से डॉटर सेल में 2n पहुंचने वाला है। तो इसीलिए ये बात मैंने डीएनए के लिए लिखी है, सॉरी डीएनए की ये बात मैंने मियोसिस सेकंड के लिए लिखी है। मियोसिस फर्स्ट में क्या रहा है? दैट इज वाई मियोसिस सेकंड इज सिमिलर टू माइटोसिस, नॉट एग्जैक्टली लाइक माइटोसिस। ठीक है, और मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है? क्रोमोसोम के नंबर भी हाफ हो जाते हैं और डीएनए का अमाउंट भी हाफ हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जब पेरेंट सेल में लेट्स से क्रोमोसोम के नंबर हैं 2n और डीएनए है 4n, तो यहां जाके क्रोमोसोम के नंबर हो जाएंगे n, डीएनए हो जाएगा 2n और अगेन यहां जाके डीएनए हो जाएगा n और ये सेम रहेगा, ये भी हो जाएगा n। तो ये पूरा मियोसिस का मैंने चार्ट आपको ना 1 सेकंड में दे दिया है। अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। अब क्या बोल रहा है? डॉटर सेल के पास मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या होगा? तो मियोसिस फर्स्ट के बाद क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाएंगे और डीएनए भी हाफ हो जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ डीएनए एज इन द पेरेंट सेल इन एस फेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? डीएनए का अमाउंट 2n होगा पेरेंट्स में और G1 फेज में, और S फेज में हो जाएगा 4n। डॉटर सेल के पास ट्वाइस होगा अमाउंट एज कंपेयर टू हैप्लॉइड गैमेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा ट्रिकी करते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं। सेम अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेयर टू हैप्लॉइड गैमेट। देखो हैप्लॉइड गैमेट में अमाउंट कितना है? n, इसमें कितना है? 2n, तो ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेयर टू हैप्लॉइड गैमेट। ये वाली स्टेटमेंट सही है। 4 टाइम्स नहीं, 4 टाइम्स तो कहीं नहीं हो रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया है तो एक बार आप वीडियो को वापस से थोड़ा रिवाइंड कीजिए और इस क्वेश्चन को फिर से समझिए कि बोल क्या रहा है। मियोसिस फर्स्ट के बाद जो हमारी डॉटर सेल है, यानी कि इस वाले सिनेरियो की बात कर रहा है। इस वाले सिनेरियो में डीएनए के अमाउंट को कंपेयर करना है। अब किससे कंपेयर करना है? या तो G1 ऑफ पेरेंट सेल, या तो S फेज ऑफ पेरेंट सेल, या फिर डीएनए का अमाउंट गैमेट में। ठीक है, इससे आपको कंपेयर करना है। अब आप इजीली इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, नीट 2019, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड
एंड इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होगा? अगर मैं क्रॉसिंग ओवर करवाने जाऊंगी तो इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, इसके बीच में और इसके बीच में। और ये क्या है? ये है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस, ये बात सही है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस, ये भी ठीक है, ये गलत है। इसके आगे पढ़ते हैं, एट पैकाइटिन स्टेज, एट जाइगोटिन स्टेज। तो क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में हो रहा है? पैकाइटिन स्टेज में हो रहा है। प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन स्टेज। कौन सा एंजाइम यूज होता है? रिकॉम्बिनेज। ठीक है, तो जाइगोटिन में नहीं होता है, पैकाइटिन में होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी आवर आंसर। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, नीट 2020। ठीक है, ओके, इट वुड बी आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 गैप 1 ऑफ इंटरफेस। G1 को बोलते हैं गैप 1 और G2 को बोलते हैं गैप 2। ठीक है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट नॉट रेप्लिकेट इट्स DNA। सही बात है। रेप्लिकेशन किस टाइम होता है? एस फेज में होता है। ठीक है, एस फेज में होता है। DNA सिंथेसिस नहीं, G1 में नहीं होगा। न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होगा। सेल के कंपोनेंट्स का रीऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होता है। कमेंट्स में आप मुझे बताइए कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स कहाँ होगा। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, नीट 2020। डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स अकर्स बिटवीन, ठीक है, सॉरी अकर्स ड्यूरिंग, यस अकर्स ड्यूरिंग, किस टाइम पे होती है? तो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता कब है और डिसोल्यूशन कब होता है? दोनों स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी में गिवन है। डिसोल्यूशन कब होता है? डिप्लोटिंग में। और डाइकाइनेसिस में क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा, राइट। क्वेश्चन नंबर 41, नीट 2021, एट विच स्टेज ऑफ meiotic प्रोफेज shows terminalization of chiasmata at its distinctive feature? डाइकाइनेसिस, अभी हमने बात की है कि टर्मिनलाइजेशन होता है डाइकाइनेसिस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, नीट 2021, द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम्स 2n। 2n का क्या मतलब है? क्या बताना चाह रहा है कि डिप्लॉइड सेल में ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस, if the number of chromosome at G1 is 8, what will be the chromosome number after S phase? S phase के लिए कुछ स्लाइड्स पहले मैंने लिखा है कि क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है? रिमेन सेम और DNA का अमाउंट गेट्स डबल्ड। ठीक है, तो अगर G1 में 8 है तो यहां भी 8 ही होंगे। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 43, नीट 2022, which one of the following never occurs during mitotic cell division? माइटोटिक सेल में एक चीज वो जो कभी भी नहीं होती है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ऑप्शन 3, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग मियोसिस में होती है, मियोसिस में होती है प्रोफेज फर्स्ट में, राइट। स्पिंडल फाइबर अटैच बिल्कुल होंगे, सेंट्रियोल का मूवमेंट बिल्कुल होगा। ठीक है, कॉइलिंग और कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिड्स डेफिनेटली होगा। क्वेश्चन नंबर 44, नीट 2022, द अपीयरेंस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेयोसिस कैरेक्टराइजेस। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या बता रहा है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बता रहा है कि जहां पे हमने रिकॉम्बिनेशन करवाया है, रिकॉम्बिनेशन कौन से एंजाइम ने करवाया है? रिकॉम्बिनेज ने करवाया है। कब करवाया है? पैकाइटिन में करवाया है। और इससे क्या पता चलता है कि यहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्रॉसिंग ओवर की साइट को बताता है। क्वेश्चन नंबर 45, नीट 2022, विद रिस्पेक्ट टू मेटाफेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? मार्क
कीजिए इनकरेक्ट को। क्रोमोसोम लाइज एट इक्वेटर, बिल्कुल सही बात है। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप टेक्स प्लेस, यस। जब कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है न्यूक्लियर एनवेलप का, तो वो ये चीज शो करता है कि यहाँ पे मेटाफेज शुरू हो गई है, तो ये भी सही है। क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड, ठीक है। मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ 4 क्रोमेटिड्स हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, तो ठीक है ऐसे होता है, राइट। देखा, मैं भी कंफ्यूज हो गई, 4 क्रोमेटिड्स बोला है, 2 आएगा, ठीक है। ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरी क्रोमेटिड है, तो ये हो गया 2 क्रोमेटिड, क्योंकि ये तो आर्म्स है ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 46, नीट 2023, given below are 2 statements. Statement 1, during G0 phase of the cell cycle the cell is metabolically inactive. हाँ metabolically active. NCERT ने क्या लिखा है G0 के लिए? metabolically active but do not proliferate. Second statement, the centrosome undergoes duplication during S phase of the during S phase of the interphase. ये बात बिल्कुल सही है, और यही वो आंसर है जो मैं बोल रही थी कि S फेज में एक और चीज क्या होती है आपको बतानी है, और ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 47, नीट 2023, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हम इसका तरीका देखते हैं, ऑप्शन से जाएंगे, ठीक है। पहले ही देख लेते हैं, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड, गलत। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होता है, तो यानी कि ई जो है वो गलत है, ई गलत है, ई गलत है। यहां पे देखते हैं, अप्रोच देखिए आप, बी एंड डी यहां दे रखा है, ए और सी यहां दे रखा है, चारों में से कोई भी एक स्टेटमेंट देख लीजिए, ठीक है। टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकाइटिन, गलत। डाइकाइनेसिस में होता है, यानी कि सी गलत, सी गलत। ऑप्शन क्या बचा? फर्स्ट। इस तरह से आपको अपना क्वेश्चन जल्दी करना है। मैंने सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स को चेक किया है, बाकी मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, नीट 2023, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अकर एट विच स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इन मेयोसिस। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कब बनेंगे? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेंगे डिप्लोटीन में, ठीक है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन कब होगा? पैकाइटिन में, उसके बाद रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, नीट 2023, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब स्टेजेस, ठीक है। हमने देखा था लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट डाइकाइनेसिस। तो LJP, DAB, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 50, नीट 2023, which of the following is the quiescent stage of the cell cycle? इससे सिंपल क्या क्वेश्चन होगा? G0 फेज, ठीक है। G0 फेज कौन सी होती है? क्वेसेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, यानी कि वो स्टेज जहां पे सेल सस्पेंड या एग्जिट, मोर एक्यूरेट इज सस्पेंड हो जाती है, ठीक है। हियर इज योर आंसर की एंड थैंक यू सो मच गाइस। आज का हमारा सेशन ये यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। हमने 50 क्वेश्चंस किए लगभग 1 घंटे में, विद एक्सप्लेनेशन, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया है या किसी और चीज की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और आई थिंक सो सेल साइकिल का पार्ट 2 आएगा, उसे भी जरूर देखना आपको। सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कीजिए, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पहले से आता तो आप स्पीड थोड़ी फास्ट कर लीजिए वीडियो की, ठीक है। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं आता तो प्लीज गाइस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस को सिर्फ करना नहीं होता है, समझ के करना होता है, ठीक है। ओके, पढ़ते रहिए, बाय बाय, थैंक यू।